हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और न्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं, इसके क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं और इसके क्या कुछ टाइप्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, जिसमें हम लोग ने देखा था चार जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ थे, जिसमें एपिथेलियम टिश्यूज़ थे, मस्कुलर टिश्यूज़ थे, कनेक्टिव टिश्यू थे और फिर हम लोग का नर्वस टिश्यूज़ था। इस चारों टिश्यूज़ में हम लोग फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे जिसका क्या नाम है, एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यूज़ का फिर से सब डिवीज़न है 4 टाइप्स जो हम लोग जानते हैं। पहला स्क्यूमस हो गया, क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यूज़, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज़, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज़। तो ये चारों टाइप्स के एपिथेलियम टिश्यूज़ का क्या कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या कुछ फंक्शंस होता है हम लोग के बॉडीज़ के अंदर, ये सारा चीज़ हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कि हम लोग का फर्स्ट टाइप जो स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यूज़ है इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यूज़ है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। दूसरा जो है क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा। तीसरा है जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा और सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। मतलब यदि हम लोग का एग्जाम में पूछा जाता है स्ट्रक्चर के बारे में तो हम लोग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज को इस तरह से लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है हर तरह के एपिथेलियम टिश्यूज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो पहला हम लोग का स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यूज है इसके जो अपना स्ट्रक्चर है उसमें क्या कुछ कंडीशंस है। जैसे देखिए इसका अपना न्यूक्लियस वगैरह रहेगा, ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म इसके बॉडीज़ के इनसाइड प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रहा है और इसका ब्लड कैपिलरीज है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे होता है इसका जो मेन काम है ये क्या करता है, सेल को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, किसी भी तरह के कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और ऑर्गन वगैरह के डेवलपमेंट में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, उसके बाद ब्लड कैपिलरी जो होता है ये लिविंग कैरेक्टर को डिसाइड करता है। इससे क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाते हैं। जैसे हम लोग का फूड का कंपोनेंट्स हो सकता है, गैसियस कंपोनेंट्स हो सकता है और भी डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर किसका, स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यूज का। मेन हम लोग को जो बात करना है इसके लोकेशन और फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोकेशंस देखते हैं। तो लोकेशंस में इसका है फाउंड इन कैपिलरीज। जो हम लोग का ब्लड कैपिलरी का जो फ्लो होता है उसके इंटरनल मेम्ब्रेन पे कौन रहता है, ये स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, एल्वियोलाई पार्ट ऑफ द लंग्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम लोग के बॉडीज़ के इनसाइड जो लंग्स होते हैं उसमें छोटा छोटा बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। जिसमें अगर स्ट्रक्चर यदि हम यहाँ पे थोड़ा लोकेट करें तो जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग का लंग्स है, तो इसमें जो होता है छोटा छोटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। आप इसको स्ट्रक्चर को आप डिटेल फॉर्म में देख सकते हैं अपने बुक में। वहाँ पे जो छोटा छोटा एल्वियोलाई प्रेजेंट रहता है उसके ऊपर जो रहता है वो स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यूज का डिपोजिशंस होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ठीक है, तीसरा है लाइनिंग ऑफ माउथ। जो हम लोग का माउथ का जो लाइनिंग होता है उस पर प्रेजेंट रहता है। ऑसोफेगस, जो हम लोग का फूड पाइप होता है, जो हम लोग का यहाँ से जो फूड पाइप गया है उसके इंटरनल वॉल पे प्रेजेंट रहेगा। और नोज, जो हम लोग का नोजल पार्ट है इस पर भी कौन रहेगा, स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। तो इतना क्या हो गया इसका लोकेशन। अब बात करते हैं फंक्शंस का। तो जो फंक्शंस करता है, प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी। जैसे मान लीजिए कि जो हम लोग का बॉडीज पार्ट है, ठीक है, वो बहुत सारे ऑर्गन पार्ट हम लोग के बॉडीज़ के इनसाइड प्रेजेंट है, वो क्या रहते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्टेड रहते हैं। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन से कौन प्रोटेक्शंस देता है, तो वो देता है हम लोग को स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। तो पहला कंडीशन क्या हो गया, ये हम लोग को मैकेनिकल इंजरी से क्या देगा, प्रोटेक्शंस देगा, याद रहेगा। दूसरा है प्रोटेक्ट फ्रॉम एंट्री ऑफ जर्म्स। इसमें हम लोग को याद रखने हैं कि जो भी हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं तो वहाँ पे बहुत तरह के एक्सटर्नल जर्म्स रहते हैं, बहुत तरह के पैथोजेंस रहते हैं। तो ये सब का बॉडीज़ में एंट्री और इन्फेक्शंस जो होता है इससे हम लोग को बचाने का सबसे बड़ा काम कौन करता है, स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। तो सेकेंड फंक्शन याद रहेगा। तीसरा फंक्शन है हेल्प इन फैसिलिटेट डिफ्यूजन एंड गैसेस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इसमें ये पॉइंट थोड़ा इसका यूनिक है और सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है, जो हमने अभी जस्ट बात किया था कि जो हम लोग का लंग्स होता है उस पर एल्वियोलाई होता है, ठीक है, और एल्वियोलाई पे प्रेजेंट रहता है स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यूज। वहाँ पे ये काफ़ी थीन मेम्ब्रेन होता है, काफ़ी पतला सा मेम्ब्रेन होता है जिसके हेल्प से क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है और डिफ्यूजन्स होता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन हम लोग जब लेते हैं तो हम लोग का एल्वियोलाई में जाके स्टोर होता है और वहाँ से गैस क्या होता है, ये हम लोग के ब्लड्स में डिफ्यूज़ होता है।
तो वहाँ पे डिफ्यूजन्स में कौन हेल्प कर रहा है? स्क्यूमस एपिथेलियम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे कुछ ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको भी बॉडीज़ के अंदर हम लोग के और ब्लड के अंदर क्या करते हैं? डिफ्यूज करने में ये हेल्प करता है। तो स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यूज का पहला एक्सटर्नल मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करना है, दूसरा किसी भी तरह के जर्म्स का एंट्री से प्रोटेक्ट करना है, और तीसरा इसका मेन फंक्शन था डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन करवाने में ये हेल्प करता है। तो स्ट्रक्चर हो गया, लोकेशंस हो गया, फंक्शंस हो गया। तो यदि हम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन रहता है स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शंस पे, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो सेकेंड टाइप्स हम लोग को पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं क्या चीज़? क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यूज़ के बारे में ये पॉइंट याद रखना है कि जो ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो डिपोजिशंस होता है बॉडीज़ के इनसाइड, वो क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू का ही होता है। मतलब हम लोग के बॉडीज़ के अंदर ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स पे क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है, एक क्यूबिकल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इसके पास अपना न्यूक्लियस होता है, अपना प्लाज्मोडेस्माटा होता है जिससे सेल आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और इसके पास अपना साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, बेसल मेम्ब्रेन, ये सारा चीज़ अवेलेबल होता है, ठीक। अब इसका जो मेन बात आता है ये लोकेशंस का, कि ये कहाँ कहाँ पे लोकेट करता है, ये मेन बात है, याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे लोकेट कर रहा है? तो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ओवरी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसके ओवरीज पे यह प्रेजेंट रहता है। कौन? क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यूज। उसके बाद है द लाइनिंग ऑफ नेफ्रॉन, जो हम लोग का किडनी है उसमें ब्रश ब्रोड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन के सरफेस पे कौन रहेगा? क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो वही बात लिखा गया है, द लाइनिंग ऑफ नेफ्रॉन। उसके बाद है पार्ट ऑफ आई, जो हम लोग का आई पार्ट होता है उसके रेटिना पार्ट्स पे ये लोकेट करता है। एंड थायरॉयड, जो हम लोग का थायरॉयड है जहाँ से हार्मोन्स वगैरह का सिक्रेशंस होता है, वहाँ पर भी कौन रहता है? क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद है ऑन सेलेब्री ग्लैंड, जो हम लोग का जॉ पार्ट के पास जो सेलेब्री ग्लैंड रहता है जहाँ से सलाइवा वगैरह का सिक्रेशंस होता है, वहाँ पर भी कौन रहता है? क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। और एक्सोक्राइन पेंक्रियाज, जो हम लोग का पेंक्रियाज है, ये दोनों काम करता है, ये हार्मोन्स को भी सिक्रेट करता है, एंजाइम्स को भी सिक्रेट करता है। लेकिन एक्सोक्राइन कंडीशंस में ये एंजाइम सिक्रेट करेगा, इंडोक्राइन कंडीशंस में ये हार्मोन सिक्रेट करेगा। तो ये कहाँ पे है? एक्सोक्राइन पेंक्रियाज। तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका फंक्शन हो जाएगा एंजाइम्स को सिक्रेट करने में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फंक्शंस का, जो इसका मेन कंडीशन है क्या है? फंक्शन। तो फंक्शन इसका क्या क्या है? तो पहला इसका फंक्शन है हेल्प। क्या चीज़ में हेल्प कर रहा है? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी। मतलब कि जो भी हम लोग का नेफ्रॉन पार्ट यहाँ पे दिख रहा था, नेफ्रॉन पार्ट, तो नेफ्रॉन पार्ट ऑफ किडनी में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी प्योर सब्सटेंस हम लोग के बॉडी के अंदर रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो उसमें भी क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यूज हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी, ये पॉइंट याद रहेगा, काफ़ी ईजी है। दूसरा पॉइंट है सिक्रीशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। यहाँ से आप मिलाइए, यदि यह सिक्रेट कर रहा है डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम तो ये पैंक्रियासिक पार्ट से होगा, ठीक है, और हार्मोन थायराइड पार्ट से होगा। तो ये दोनों तरह के कंपोनेंट्स को हम लोग के बॉडीज के अंदर सिक्रेट करने में हेल्प करता है, ठीक। तो ये सेकेंड हो गया। तीसरा है एक्सक्रीशंस ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस। मतलब कि जो भी हम लोग के बॉडीज़ के अंदर हम लोग टेकअप करते हैं फूड्स या अदर डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसमें दोनों तरह का सब्सटेंस होता है, यूजफुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है या अनयूजफुल भी होता है। तो जो अनयूजफुल और अनवांटेड सब्सटेंस है इसको बॉडी से बाहर रिमूव करने का भी काम कौन करता है? क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो ये थर्ड फंक्शन हो गया, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। यहाँ पे याद रखना है कि जो हम लोग का क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू होता है, ये हमने बताया था कि हम लोग के बॉडीज़ के ऑलमोस्ट ऑल पार्ट पे रहता है और मैक्सिमम जो होता है ये सपोर्टिव पार्ट के पास प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हम लोग का स्पाइनल कोड्स वगैरह जो हो गया या हम लोग की कोई भी नर्व पार्ट जो हो गया, उस पार्ट्स के पास ये ज़्यादातर प्रेजेंट रहता है और इसके कारण हम लोग को ये क्या देता है? मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसका हो गया स्ट्रक्चर, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन और नीचे फंक्शंस, मतलब स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन। यदि हम लोग का आता है क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यूज का तो हो जाना चाहिए। तो ये हम लोग का दो स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू स्ट्रक्चर के साथ क्लियर है। थर्ड हम लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। तो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये थोड़ा समझना है। तो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज का स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है, जिसके पास दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या होता है? तो पहला इसका विलाई पार्ट, ठीक है,
और दूसरा इसका माइक्रोविली पार्ट, जो इसको वो क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू और स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू से बिल्कुल अलग कर देता है। ठीक है, किस किस बेसिस पे? विलाई एंड माइक्रोविली पार्ट्स के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझना है कि ये कहाँ कहाँ पे लोकेट करता है। स्ट्रक्चर तो क्लियर होगा, इस तरह से आपको बना देना है। सबसे पहला बात आता है, इसके पास अपना कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जैसे क्या कुछ है? पहला, इसके पास विलाई पार्ट है और दूसरा माइक्रोविली पार्ट है। विलाई और माइक्रोविलाई पार्ट्स रहने से इस तरह के एपिथेलियम टिश्यूज को क्या कुछ बेनिफिट होता है? तो विलाई और माइक्रोविलाई का मेन काम है कि यह सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, इसके इरेगुलर शेप के कारण यहाँ पे क्या होता है? सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज करता है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट से मिडल लाइन क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, रीएब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, और इसी के कारण यह जो है वह स्क्यूमस और क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू से बिल्कुल अलग है। ठीक, तो स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं। नीचे हम लोग बात करते हैं इसका लोकेशन और फंक्शंस का। तो इसका लोकेशंस भाई कहाँ है? तो पहला है फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टोमच, जो हम लोग का स्टोमच है उसके लाइनिंग पे प्रेजेंट रहेगा। दूसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है उसके पे भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और वहाँ पे सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तभी तो हम लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है अप्रॉक्स 6.5 मीटर का होता है, और उतना बड़ा लेंथ का स्मॉल इंटेस्टाइन एक छोटे से जगह पे क्या हो जाता है? एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो कारण क्या है? इसके इरेगुलर शेप के कारण और सरफेस एरिया इंक्रीज करने के कारण। ठीक, और एक बात और याद रखना है कि इसके इसी सरफेस के कारण यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फूड और मिनरल क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के पास भी रहेगा। लार्ज इंटेस्टाइन का भी लेंथ जो होता है वो भी हम लोग का बॉडी से काफ़ी बड़ा होता है, और वो भी काफ़ी छोटे जगह पे एडजस्ट रहता है। ठीक, और उसके वॉल ऑफ यूट्रस, जो लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर, जो हम लोग का गॉल ब्लैडर है जहाँ पे बाइल पिगमेंट जो होता है वो स्टोर होता है, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एंड ओविडक्ट, जो ओविडक्ट है, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप पढ़े होंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओविडक्ट होता है जिसको फ्लोपियन भी बोलते हैं, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये हो गया लोकेशन, लाइनिंग ऑफ स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वॉल ऑफ यूट्रस, लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट। ये 4-5 लोकेशंस आपको एग्जाम में लिख देना है। ठीक, अब बात करते हैं फंक्शंस का। तो फंक्शंस क्या करता है? तो फंक्शंस का काफ़ी सिंपल और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए समझिए। माइक्रोविली मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अभी हमने जस्ट बताया था कि जो माइक्रोविली होता है वो सरफेस एरिया को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। और किस लिए इंक्रीज करता है? ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट्स में मिडल लाइन क्या करे? एब्जॉर्ब करे, रीएब्जॉर्ब करे। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो माइक्रोविली मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे फूड का क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक, दूसरा है हेल्प इन मूवमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल। जो ओविडक्ट हैं, जो ओविडक्ट हैं वहाँ पे अगर यह कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट रहेगा तो जो एग है या जो गैमेट्स है वो एक पार्ट से दूसरे रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास क्या होगा? मूव करेगा। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल को भी मूवमेंट करने में हेल्प करता है, और उसमें यह जो होता है माइक्रोविली उसको क्या करता है? मतलब कि रफनेस कंडीशंस प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण एग जो होता है वो ईजिली ट्रैवल कर पाता है। ठीक, थर्ड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। ये म्यूकस वगैरह के सिक्रीशंस में हेल्प करता है, लुब्रिकेशंस में हेल्प करता है, और जिसके कारण हम लोग के बॉडीज जो होता है वो फ्रिक्शन इस कंडीशंस को क्रिएट करता है एट अ जॉइंट पार्ट पे। तो ये हो गया इसका सिक्रीशंस ऑफ म्यूकस, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल, और यहाँ पे माइक्रोविली के मैक्सिमाइज सरफेस एरिया के बढ़ने का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर, लोकेशंस, फंक्शंस 3 याद रखने। तो ये तीनों कंडीशंस आपको यहाँ पे देख गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में, जिसका नाम है सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू जो है वह किसका पार्ट है? यह जो है कॉलमनर के अंडर में आते हैं, क्योंकि यदि कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस का डेवलपमेंट हो जाए, सिलिया का यदि डेवलपमेंट हो जाए, तो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज कन्वर्ट इनटू सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज, मतलब जस्ट लाइक अ कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज ही है। तो इस तरह के एपिथेलियम टिश्यूज में सिलिया का डेवलपमेंट हो जाता है। सिलिया एज अ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, इसके कारण भी सरफेस एरिया इंक्रीज करता है किसी भी बॉडी पार्ट के पास। ठीक है, इसका ज़्यादातर जो फंक्शन होता है वो कलेक्शन में होता है। कोई भी या तो डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट करना, गैमेट सेल को कलेक्ट करना है, ठीक है, किसी भी तरह के सब्सटेंस को मूवमेंट करवाना है, तो वहाँ पे इस तरह के एपिथेलियम टिश्यूज काफ़ी ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, याद रहेगा। ऊपर में सिलिया हो गया, हेयर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा,
इसका स्ट्रक्चर आप सिंपल फॉर्म में इसी की तरह बना सकते हैं, ठीक है। जिसके पास माइक्रोवेली एलोकेशंस नहीं करना है, इसके पास अपना बेसिक एनवायरनमेंट होगा जो कनेक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन, डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। न्यूक्लियस इसके पास अपना प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं इसका लोकेशन जो मेन है। तो पहला लोकेशन क्या है, फाउंड इन द स्पर्म डक्ट, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं जहाँ से स्पर्म का मूवमेंट होता है, उस डक्ट के पास यह सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज लोकेट करता है। वहाँ पे रहने से क्या होगा, तो यहाँ पे यदि रहेगा तो जो हम बताए थे कि गैमेट सेल का कलेक्शन हो या मूवमेंट हो, उसमें इस तरह के जो सेल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक। तो पहला स्पर्म डक्ट, दूसरा लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, जो हम लोग का बॉडी पार्ट है, जो लंग्स है, इसमें जो यहाँ से जो एयर पाइप जो है, जहाँ से एयर मूव करके जाता है, उस पार्ट को हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। तो इसके भी लाइनिंग पे रहने से क्या होता है कि यहाँ से जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह हम लोग को एयर के साथ जा रहा है, उसको क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा। तो यहाँ पे लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया याद रखना है। तीसरा है ब्रोंकाई, है वो ब्रोंकाई, ट्रैकिया के जस्ट नीचे का जो दो लाइनिंग जो होता है उसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये प्रेजेंट रहेगा ताकि फाइनल जो होगा डस्ट पार्टिकल का वो ट्रैप हो सके, क्योंकि लंग्स में वहाँ से इंटर कर जाएगा यार, तो उससे पहले डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रोंकाई पे भी रहेगा। उसके बाद है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन होते हैं, जो नेफ्रॉन पार्ट होते हैं उसमें बहुत सारे ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रॉक्सिमल टैब्यूल होते हैं, डिस्टल टैब्यूल होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। ये सब कुछ जो है ये कुछ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, जहाँ पे कौन रहता है, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। और इस तरह के टिश्यूज़ के रहने के कारण वहाँ पे जो भी इम्प्योरिटी है, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है वो ट्रैप हो जाते हैं और प्यूरिफिकेशन होता है किसका, ब्लड का। तो ये याद रखना है। उसके बाद ओविडक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं जहाँ से एग रिलीज करके और मूव करके जाता है, उस पार्ट को हम लोग ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। उसको आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे गैमेट्स का मूवमेंट कहाँ पे फाइनल जाना है, इसको जाना है यूट्रस के पास, जहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट्स का फॉर्मेशन होगा। तो वहाँ पे भी सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज के रहने के कारण क्या होता है, गैमेट्स इजीली मूव करके जा पाता है, ठीक है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज वहाँ पे फ्रिक्शन कंडीशंस को क्रिएट करता है और इसके कारण क्या होता है, एक जो होता है वो आराम से मूव करके वहाँ से मूव कर पाता है या पहुँच पाता है, ठीक है। तो ये इसका लोकेशंस हो गया। अब बात करते हैं फंक्शंस का। तो फंक्शंस में क्या है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ गैमेट सेल। सही बात है कि जो हम लोग इसमें भी देखे थे कि ये क्या करता है, मैक्सिमम कंडीशंस में क्या करता है, गैमेट सेल को एक जगह से दूसरा जगह में मूव करने में हेल्प करता है। तो ये इसका फंक्शंस हो गया। दूसरा है सिक्रेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइमेटिक कंपाउंड, एंजाइमेटिक कंपोनेंट्स को ये थोड़ा बहुत हेल्प करता है सीक्रेट करने में। तीसरा है एब्जॉर्प्शन, ये कुछ सब्सटेंस को यदि सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज है तो ये हम लोग का नेफ्रॉन पार्ट में क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन करा रहा है, ठीक है। एक्सक्रीशन, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है उसको रिमूव कर रहा है, जैसे हम लोग के एयर में जो डस्ट पार्टिकल बचे थे उसको भी रिमूव करता है। हम लोग के बॉडीज पार्ट में जो अनवांटेड सब्सटेंस बन रहा है उसको भी रिमूव करेगा, ठीक। उसके बाद है सिलिया मूव सॉलिड पार्टिकल, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह जो हम लोग के एयर में रहता है या फिर फूड में रहता है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, लोकेशंस, फंक्शंस। तीन कंडीशंस याद रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग का जो टारगेट था वो था एनिमल टिश्यूज़ में फर्स्ट टाइप को कंप्लीट करना, जिसमें हम लोग को देखना था एपिथेलियम टिश्यूज़ के बारे में। और हम लोग ने एपिथेलियम टिश्यूज़ के 4 डिफरेंट टाइप्स को कंप्लीट किया, जिसमें हम लोग फर्स्ट पढ़े थे स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, जिसमें हम लोगों ने देखा लोकेशंस, स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शंस के बारे में। दूसरा हम लोग को पढ़ना था क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू, जो हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट किया, स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शंस। तीसरा हम लोग को जो कंप्लीट करना था वो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन। और चौथा हम लोग को कंप्लीट करना था सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, जिसमें हम लोग ने देखा स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शंस। तो हम लोग का यदि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। हम लोग को स्ट्रक्चर के साथ यदि क्वेश्चन देता है तो भी हम लोग कर सकते हैं, फंक्शंस लिखने के लिए दे देता है तो भी हम लोग कर सकते हैं। तो यदि यह आप ट्रिक्स याद रखिएगा, इतना यदि आपके पास माइंड मेकअप रहेगा, तो आप एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन एपिथेलियम टिश्यू से रिलेटेड बना सकते हैं। तो आई होप आज का मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा। और यदि यहाँ से किसी भी तरह का किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए कि आपको यहाँ से क्या कुछ डाउट है। हम उसको सेपरेटली फॉर्म में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम लोग बात करने वाले सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, जिसका क्या नाम है, तो जिसका नाम है मस्कुलर टिश्यूज़। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।